हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए देखिए बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, साथ ही साथ बिहार मद्य निषेध, बिहार फायरमैन, बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो देखिए बीपीएसएससी और बिहार के जो अन्य एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जितने भी हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे। और देखिए प्रश्नों की संख्या चूँकि ज़्यादा है इसीलिए हम लोग इसको पार्ट वाइज कवर करेंगे और आज हमारा यह पार्ट 1 होगा। बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसआई न्यू वैकेंसी 2025 यानी कि बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन हम लोग आज की स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। ये बिहार दरोगा मेंस का प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से क्या होगा, तो देखिए इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो 1799 ईस्वी में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में जो है आपको याद रखना है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था 1799 में। अच्छा, बात यहाँ पर टीपू सुल्तान की आई हुई है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए यह हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली 1761 में, ध्यान रखिएगा, हैदर अली जो है 1761 में मैसूर का शासक बना था और हैदर अली की मृत्यु जो हो जाती है ये 1782 में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में हो जाती है और इसके उपरांत टीपू सुल्तान शासक बनता है, ठीक है ना। और देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो याद रखना है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। कब, तो 1799 में। और जो हैदर अली था उसकी मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। तो ये सब भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए आते हैं प्रश्न पर। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा बनाया गया था कृष्णराज तृतीय को। कृष्णराज तृतीय को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कृष्णराज तृतीय मैसूर का राजा बना था। अंग्रेजों ने इन्हें कठपुतली शासक के रूप में गद्दी पर बैठाया था क्योंकि इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए कहा था और मैसूर राज्य के बड़े हिस्से पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अच्छा, आपको याद होगा कि सहायक संधि जो है लॉर्ड बेलाजिनी ने 1799 में मैसूर के साथ किया था, तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी हुआ करती थी। ये सब पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसी प्रकार से देखिए, इसी तरह से पूरे डिटेल में मैंने आपको बिहार दरोगा में देखिए 2008 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो या फिर विविध के प्रश्न हो, मिसलेनियस के, ठीक है ना, स्टैटिक जीके के, उनको अलग अलग वीडियो में मैंने कराया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िएगा कि जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। ये सारे प्रश्न बिहार के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए आपको याद होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, मैंने आपको कई दफ़ा बताया भी है कि डेट सहित आपको याद रखना है। 1919 तो सभी को याद होगा, डेट सहित याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्लियर। अच्छा, उस समय वायसराय कौन था, तो ये भी आपको याद रखना है, चैम्सफोर्ड था। कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था, चैम्सफोर्ड, ये वायसराय था उस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में। और आपको फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था इसके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं जो हैं बहुत सारी इसके दरमियान हुई थी।
तो ये आपका सबसे पहले याद रखिएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा देखिए 1916 में ही पूना में महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना याद रखिएगा 1916 में हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासन के दौरान। और इसी के काल में 1917 में, ध्यान रखिएगा, इसी के शासनकाल के दौरान 1917 में जो है याद रखिएगा शिक्षा पर एक आयोग बना था, उसका नाम है सैडलर आयोग। उसका नाम क्या है? सैडलर आयोग। याद रखिएगा, सैडलर आयोग का गठन 1917 में किसके समय में हुआ था? तो चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन इसी के शासन के दरमियान हुए थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि पूरा लिसेंट का जो है हिस्ट्री मैं आपको एटलीस्ट कवर करवा दूं, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी आपको कवर करवाऊं, बट हिस्ट्री और साइंस डेफिनेटली मैं आपको कवर करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि लुसेंट का चैप्टर वाइज हिस्ट्री शुरू किया जाए तो आप यस लिख करके कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? यह प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो अभी मैंने आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन जो है ये कब हुआ था, किसके शासन के समय में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, मतलब उस समय वायसराय था, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। फिर होता है चौरी चौरा का कांड, आपको याद होगा, ठीक है ना, गोरखपुर जिले में पड़ता है। और फरवरी 1922 में ये घटना होती है जिससे गांधी जी दुखी हो जाते हैं। और 11 फरवरी 1922 को, 11 फरवरी 1922 को, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलिए। 11 फरवरी 1922 को जो है, 11 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी 1922 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहां आरा, देखिए जहां आरा की अगर हम बात करते हैं तो जहां आरा जो थी ये शाहजहां की बेटी थी, ठीक है ना। जहां आरा के नाम से प्रसिद्ध शाहजहां की बेटी ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरबा की रचना की है। मुनीस अल अरबा की, ध्यान रखिएगा, मुनीस अल अरबा की रचना किया है जहां आरा ने। ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी पर आधारित है, ठीक है। अच्छा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ था और इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किया था, ठीक है। ये भी ध्यान आप रखिएगा, क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखते चलिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से यहाँ पर पूछा गया कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए बताइए, इसमें से कौन से अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो देखिए, अकबर की अगर हम बात करते हैं तो अकबर के अधीन सभी कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था, 4 भागों में। एक आपका पोलज था, एक आपका परौती था, परौती इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, एक परौती था, ठीक है ना। तो यहाँ परौती लिखा गया है, पोलज, परौती, बंजर और चचर, याद रखिएगा। ये 4 भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ये चचर है, चर, चचर, ठीक है, चचर, ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, ये आपका पोलज क्या था? तो पोलज वह भूमि है जिस पर प्रत्येक फसल के लिए लगातार खेती की जाती थी और इसे कभी भी खाली नहीं रहने दिया जाता था। अच्छा, परौती, और जो चंपारण के लोग हैं परती जानते होंगे, ठीक है ना, परती, परात ऐसा बोला जाता है। तो परती जो है ना, ये क्या होता था, जो कुछ समय के लिए बिना खेती किए छोड़ दिया जाता था ताकि उर्वरता वापस आ सके मिट्टी की। और बंजर 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए बिना खेती की भूमि थी। तो ये हो गया आपका भूमि का प्रकार, पोलज, परौती, बंजर और चचर। ये अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जरिया नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरिया। जरिया राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जरिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, और आपको याद रखना है कि जो अकबर के जो आपके दीवान थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था टोडरमल, जिन्होंने 1580 में, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 1580 में जो है दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था, दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है। अच्छा, अकबर के समय में कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था।
1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। 1579 में मजहर की घोषणा किया था। मजहर की, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मजहर की घोषणा किया था। ठीक है। अच्छा, इबादत खाना की स्थापना अकबर ने 1575 में करवाया था। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और इसी के समय में चार बाग, ये चार बाग बनाने की प्रथा जो है, चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में ही शुरू हुआ था। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका जरिया हो जाएगा। ठीक है ना। सेशन पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, तो जरिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेबल था। कौन था? लॉर्ड बेबल था। ध्यान रखिएगा। क्लियर। अच्छा, इसमें सदस्य पूछा गया है तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। कौन कौन से? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, याद रखना आपको। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि बंगाल में अमला, खाली स्थान दिया गया है, का अधिकार होता था। अमला किसका अधिकार होता था बताइए? तो बंगाल में अमला जमींदार का अधिकार होता था। राजस्व इकट्ठा करने के समय वह गांवों का दौरा करता था और लगान वसूली करता था। तो यह आपका जमींदार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न रिपीट भी होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा जनपद 6ठी और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था। तो आपको पता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था, अच्छा, महाजनपद 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों का जो आपको बारे में जानकारी मिलती है, ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ करता था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी। तो मगध यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, बिहार में 3 महाजनपद थे। एक तो आपका मगध हो गया, मगध की राजधानी मैंने बताया है गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी। दूसरा अंग था, अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। ठीक है। एक आपका वज्जी था, वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो था, ये बृहद्रथ थे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक आपसे पूछा जा रहा है, बताइए अवध राज्य का अंतिम शासक। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह। तो यहाँ पर देखिए वाजिद अली शाह हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अंतिम पूछा गया है, पहला भी पूछा जा सकता है। तो पहला सआदत खां था। कौन था? सआदत खां। सआदत खां था पहला, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो वाजिद अली शाह हो जाएगा। और आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके जो है उसको ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। और पूछा जाता है उस समय अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। वाजिद अली शाह की मृत्यु 1887 में हुई थी, 1887 में। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग किस प्रकार का विभाग था, ये पूछा गया है। और इस तरह के जो प्रश्न हैं ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। कुछ विभाग हैं, मैं नाम बता रहा हूं और उनका विभाग भी बता रहा हूं, और उनकी स्थापना किस सल्तनतकालीन शासक ने किया था ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए, दीवाने अर्ज क्या था। तो दीवाने अर्ज जो था ना, ध्यान रखिएगा, यह एक तरफ का क्या था? तो ये सैन्य विभाग था। क्या था फ्रेंड्स? तो ये सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलबन ने किया था। ठीक है। अच्छा, एक दीवाने मुस्तखराज है। दीवाने तो सब में है, यहाँ मैं मुस्तखराज लिख दे रहा हूँ। एक क्या था? मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज था। तो दीवाने मुस्तखराज जो था ना, यह एक तरह का वित्त विभाग था। एक तरह का वित्त विभाग था और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एक दीवाने कोही था। दीवाने कोही ये कृषि विभाग था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने अर्ज हो गया। दीवाने बंदगान था, एक दीवाने बंदगान था। देखिए, दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान जो था ना, ये दास विभाग था। ये दास विभाग था, दास विभाग। और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था।
एक आपका दीवाने खैरात था, दीवाने खैरात। तो खैरात का मतलब भी आप समझ रहे हैं, खैरात का मतलब दान होता था, ये दान विभाग था, ठीक है ना। और एक दीवाने इस्तिहाक था, एक दीवाने इस्तिहाक था। इस्तिहाक जो था ये पेंशन विभाग था, इस्तिहाक। और दीवाने देखिए, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि हस्तिनापुर का उत्खनन, मतलब यहाँ समय दिया गया है कि मध्य हुआ था। बताइए हस्तिनापुर का उत्खनन। तो देखिए हस्तिनापुर का उत्खनन जो है ये आपका 1950 से 52 के मध्य डॉक्टर बीबी लाल ने किया था। बीबी लाल का नाम आप जरूर याद रखिएगा, बीबी लाल, ठीक है ना, बीबी लाल। हस्तिनापुर का उत्खनन 1950-52 ईस्वी के दरमियान डॉक्टर बीबी लाल के निर्देशन पर किया गया था। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थित है और यह एक तरह का पौराणिक स्थल है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। और यह हिंदू महाकाव्य महाभारत में कुरु राज्य साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और बीबी लाल का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, नहीं हुई है पूछा जा रहा है। कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। तो देखिए हड़प्पा शव स्थल से भौतिक जीवन में काम आने वाली कुछ वस्तुएं जैसे कि बर्तन, आभूषण, ये सब प्राप्त हुए हैं, परंतु सूती वस्त्र का साक्ष्य ये आपका हड़प्पा से नहीं मिला है, ये मोहनजोदाड़ो से मिला है। तो यहाँ पर आपका सूती वस्त्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था। ये बिहार दरोगा के ही प्रश्न चल रहे हैं, मेंस के प्रश्न शायद हैं, ठीक है ना। तो देखिए कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था। सबसे पहले आप कृष्णदेव राय के बारे में जान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इनका नाम है। और देखिए इनका संबंध किस राजवंश से है ये पूछा जाता है, तो इनका संबंध तुलुब राजवंश से है। मैं यहाँ लिख देता हूँ तुलुब राजवंश, तुलुब राजवंश से है, ठीक है ना, तुलुब राजवंश। अच्छा, तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था, वीर नरसिंह ने किया था। बट तुलुब वंश के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के मंत्री और सेनापति का नाम आप जरूर याद रखिएगा, सालुब तीमा था, सालुब तीमा, ठीक है ना। क्या नाम था, सालुब तीमा, सालुब तीमा था कृष्णदेव राय के मंत्री और सेनापति का नाम सालुब तीमा था, ठीक है ना। अच्छा, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भारत का बताया है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए कृष्णदेव राय के समय में अष्टदिग्गज थे, तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज। यहाँ मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, अष्टदिग्गज। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा स्पेस कम रहता है। अष्टदिग्गज उनको कहा जाता था, अष्टदिग्गज, ठीक है ना। और अष्टप्रधान शिवाजी में था, शिवाजी का मंत्रिमंडल था वो अष्टप्रधान कहलाता था। और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के जो कवि थे वो कहलाते थे, मतलब उनका एक समूह था। क्लियर। अच्छा, आपको याद होगा कि कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की रचना किया है। अमुक्तमाल्याद पूछा जाएगा कि अमुक्तमाल्याद किसकी रचना है, तो आपको याद रखना अमुक्तमाल्याद तेलुगु में है और इसकी रचना कृष्णदेव राय ने किया था। और कृष्णदेव राय ही संस्कृत में इन्होंने एक और बुक लिखा है, उसका नाम है जाम्बवती कल्याणम, ठीक है ना, जाम्बवती कल्याणम। कल्याणम यहाँ बहुत इजी है, लिख देता हूँ कल्याणम। इसकी रचना भी कृष्णदेव राय ने ही किया था। और इन्होंने अपनी माता के नाम पर पूछा गया है कि कौन सा नगर बसाया था, तो ये नगर था आपका नागलपुरा, ठीक है ना, नागलपुरा। तो यहाँ पर देखिए नागलपुरम दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नागलपुरम या नागलपुरा दोनों याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी माता का नाम नागला देवी था, ये भी ध्यान रखिएगा, नागला देवी। इसी तरह से रिलेटेड कुछ और भी नाम हैं, बट ये नाम ज़्यादा जगह जिक्र है तो ध्यान रखना आपको। देखिए किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे। अच्छा, चाहर तस्लीम और जमीन बोस ये क्या था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चाहर तस्लीम और जमीन बोस जो थे ना, ये आपके अभिवादन के एक प्रकार थे, तरीका था, ठीक है। तो देखिए मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस किसने लागू किया था। तो देखिए आपको याद होगा कि सल्तनत काल से एक व्यवस्था चली आ रही थी, सिजदा और पैबोस प्रथा, सिजदा
और पैबोस प्रथा, जिसको बलबन ने स्टार्ट किया था, सेजदा और पैबोस। तो ये मुगल काल तक चलता आया था और शाहजहां ने इसको बंद कर दिया और शाहजहां ने इसके स्थान पर जो है चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किया था। तो शाहजहां यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शाहजहां के बारे में जो विशेष चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जाता है, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, ये सब चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर विशाल हाथी स्थापित है। विशाल हाथी, अच्छा विशाल हाथी जो स्थापित है ना, ये आपका संकीसा स्तंभ पर है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है 3रे शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर संकीसा स्तंभ हो जाएगा जिसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। अच्छा सारनाथ पर आपको याद होगा 4 पशु का नाम सारनाथ से संबंधित याद रखना है, बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। ठीक है, चलिए और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ और रामपुरवा ये चंपारण जिला में पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, बताइए। अच्छा सबसे पहले इसमें बताना है। अच्छा नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 में हुआ था। नादिर शाह, जिसको कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पलासी के युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था 1761 में। बताइए कौन सी घटना इसमें से पहले हो जाएगी? राइट आंसर बता दीजिए अब। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से 1739 वाला नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है ना, चलिए। और उस समय जब आक्रमण किया था ये, तो अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर के ईरान चला गया था। और उस समय जब मुगल बादशाह पूछा जाएगा कौन था जब इसने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा सूची दिया गया है, मिलान करना है और यहाँ से करेक्ट आंसर आपको चुन लेना है। तो चलिए मिलान ही हम लोग कर लेते हैं। आपको याद होगा कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगरा का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। इत्माद उद दौला का मकबरा जो है, अच्छा दिल्ली का लाल किला तो आप मिला लीजिएगा, और इत्माद उद दौला का जो मकबरा है ये नूरजहां ने। कोई दिक्कत? अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, आगरा का किला अकबर, इत्माद उद दौला का मकबरा नूरजहां और दिल्ली का लाल किला शाहजहां। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि, चलिए बताइएगा। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रथम अफीम युद्ध का समापन जो हुआ था ना, ये आपका हुआ था कब? तो ध्यान रखिएगा 1842 में। ठीक है ना, और ये नानकिन की संधि के तहत हुआ था। दरअसल प्रथम अफीम युद्ध जो था ये एंग्लो चाइना एक युद्ध के रूप में जाना जाता है, एंग्लो चीनी युद्ध के रूप में। ठीक है ना, जो 1839 से 1842 के बीच ब्रिटेन और एक चिंग राजवंश है चाइना का, चिंग या किंग, कहीं कहीं चिंग लिखा रहता है और कहीं कहीं किंग लिखा रहता है। ठीक है ना, तो चिंग कह लीजिए या किंग, ब्रिटेन और चीन का चिंग राजवंश के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, नानकिन के संधि के तहत प्रथम अफीम युद्ध का समापन हुआ था। देखिए जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया था? जहांगीर के शासनकाल में, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा जहांगीर के समय में आपको याद होगा कि चित्रकला बड़ा उत्कर्ष पर था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद होगा कि जहांगीर के समय में ही कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे विदेशी यात्री आए थे, अंग्रेज यात्री आए थे, यूरोपीय यात्री आए थे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर नादिर उल अस्र पूछा गया है, तो नादिर उल अस्र से नवाजा था किसको इस किताब से? तो फ्रेंड्स ये आपका उस्ताद मंसूर को। ठीक है ना, उस्ताद मंसूर को। और एक और खिताब इसने दिया था, यहाँ मैं लिखता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, नादिरुजमा। ठीक है ना, नादिरुजमा के उपाधि से इसने जो है उपाधि दिया था, ये आपको दिया था अबुल हसन को। किसको? अबुल हसन को। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया, अबुल हसन को नादिरुजमा की खिताब से नवाजा था और नादिर उल अस्र से उस्ताद मंसूर को। ठीक है, ये सब चित्रकार थे। देखिए वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? वर्ग संघर्ष की अवधारणा, बताइए वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स ने, ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स। चलिए दास कैपिटल इनकी रचना है, याद रखिएगा दास कैपिटल। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब 1942 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? देख रहा है ना, वायसराय का नाम पूछ लिया ना, पूछता है कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनसे संबंधित वायसराय का नाम जरूर आपको याद रखना है। तो देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, गांधी जी ने स्टार्ट किया था और इसी आंदोलन में इन्होंने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है ना। और आपको याद होगा कि उस समय वायसराय कौन था, फटाफट बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है ना। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। 1936 से 43 तक इसका कार्यकाल रहा था लॉर्ड लिनलिथगो का, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम। अब देखिए शिवाजी महाराज की अगर हम बात करते हैं तो मराठा राजवंश की इन्होंने स्थापना किया था, ये चीज़ आप जानते हैं, ठीक है ना। और देखिए 1656 में, आपको याद रखना है 1656 में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1656 ईस्वी में जो है शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। मराठा साम्राज्य के ये संस्थापक थे, इनके गुरु का नाम कोंडदेव था, इनके गुरु का नाम कोंडदेव था, याद रखिएगा कोंडदेव इनके गुरु का नाम था, ठीक है, कोंडदेव थे। शिवाजी जो है इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा था, एक तो आपका 1664 में और 1670 में, सूरत को इन्होंने 2 बार लूटा था। और पुरंदर की संधि, अभी बिहार दरोगा में जो है शायद आपका कौन सा एग्जाम हुआ था, तो ईएसआई का पेपर हुआ था, उसी में पूछा गया था पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि कब हुआ था ये पूछा गया था, तो 1665 में, याद रखिएगा, शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच हुआ था, ठीक है। ये सब आप ध्यान रखिएगा जो भी मैंने पॉइंट बताया आपको। चलिए, और शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है। चलिए देखिएगा कि गंगैकोंड, यहाँ पर देखिए गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए गंगैकोंड चोलपुरम की जो स्थापना किया था ये आपका राजेंद्र प्रथम ने किया था, ये चोल वंश का शासक था। अच्छा, चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने किया था। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो तंजौर चोल वंश की राजधानी हुआ करती थी। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखते चलिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए राजराज प्रथम भी दिया गया है, तो राजराज प्रथम ने जो है आपको याद होगा कि राजराजेश्वर मंदिर, जिसको कि बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया था। चोल वंश का संस्थापक मैंने बता ही दिया, राजधानी तंजौर बता ही दिया, तो इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताना है आपको। अच्छा, एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, कब? 1931 में, याद रखिएगा। पहला 3 गोलमेज सम्मेलन यानी कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए थे, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन अभी हमने देखा था 1942 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, और साइमन कमीशन रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था? तो 1930 में। क्लियर, याद रहेगा ना इतना? 1930 है ये भाई, 36 मत बनाइएगा, 1930 है ये, ठीक है, 1930 में। तो मिला लेते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, यानी कि तीसरा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 1930 साइमन कमीशन की रिपोर्ट, चौथा। फिर आपका हो जाएगा आपका पहला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि तोते हिंद के नाम से, देखिए तोताए हिंद के नाम से या तूतीय हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है, ध्यान रखना है। तोतीय हिंद के नाम से, तोताए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। और पूछा गया कि अमीर खुसरो पैदा कहाँ पर हुए थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म जो है ये पटियाली में हुआ था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है पटियाली, आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये किसके शिष्य थे? तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पटियाली, पटियाला नहीं पटियाली, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और अमीर खुसरो को जो है सितार और तबला का जनक भी माना जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं? मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया है बताइए फटाफट। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स ये विशाख दत्त की रचना है, विशाख दत्त की रचना। और विशाख दत्त की एक और रचना याद रखिएगा, देवी चंद्रगुप्तम। पूछा जाएगा कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? देवी चंद्रगुप्तम, तो आपको याद रखना है देवी चंद्रगुप्तम जो है ये भी आपका
विशाखदत्त की रचना है। तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये जरूर याद रखिएगा दोनों। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था। दक्षिण अफ्रीका में बताइए, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन 1904 में शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। इसके अलावा भी इन्होंने जो है आपके, अच्छा इंडियन ओपिनियन की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। मनसुख लाल नजर थे पहले संपादक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने और भी जैसे कि नवजीवन, हरिजन सेवक, इन सब का भी संपादन किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया भी गया है न्यू इंडिया, मतलब देखिए यहाँ पर नवजीवन दिया गया है। ठीक है, और हरिजन सेवक मैंने अभी बताया है। देखिए किस सुल्तान ने दीवाने अमीर को ही, मैंने अभी बताया ना कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं। देखिए 2-2 प्रश्न आपको मिल गए। तो दीवाने अमीर को ही नाम के एक नए विभाग की स्थापना किया था। तो मैंने बताया था दीवाने को ही एक तरह का कृषि विभाग था। किस तरह का विभाग था? कृषि विभाग था। और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। दीवाने अर्ज आया था जो कि बलबन ने स्थापित किया था, सैन्य विभाग था। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, दास विभाग था। दीवाने खैरात दान विभाग था, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दीवाने इस्तिहाक ये एक तरह का पेंशन विभाग था, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और दीवाने एक मुस्तखराज था जो कि एक तरह का वित्त विभाग हुआ करता था। और दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। देखिए निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। बताइए लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में इसने जो है इसकी स्थापना किया था। मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। ठीक है ना, तो इतना जरूर याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 में। ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। ठीक है ना, ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब की मृत्यु के समय, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मराठा साम्राज्य का संस्थापक मैंने बताया था कौन थे? तो शिवाजी महाराज थे। अब दरअसल हुआ था क्या, शिवाजी के उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं। तो देखिए शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। कौन थे? संभाजी, यहाँ मैं लिख देता हूँ संभाजी थे। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये संभाजी थे। ठीक है, संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। किसको? कवि कलश को। दरअसल क्या हुआ था कि जो आपका मुगल सेनापति था मखरब खां, उसने जो है संभाजी को और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दिया। अब देखिए ये शिवाजी के उत्तराधिकारी थे और जब इनकी हत्या हो गई थी तब इनके भाई थे, ठीक है ना, राजा राम, संभाजी के बाद राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है ना, संभाजी का यहाँ मैं इनका भी नाम लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। कैसे लिखा जाएगा? सॉरी राजा राम को ना, संभाजी थोड़े, राजा राम बना था उत्तराधिकारी, राजा राम बना था। फिर देखिए राजा राम की क्या बात होती है, तो उसकी भी हत्या हो जाती है। ठीक है, और राजा राम की हत्या के बाद जो है इनकी जो पत्नी थी राजा राम की, ताराबाई, इन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को जो है राज्याभिषेक करवाया। बट मराठा साम्राज्य की ये वास्तविक संस्थापक बन गई ताराबाई। ठीक है ना, ताराबाई बन गई। ठीक है, वास्तविक संस्थापक नहीं, वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। ठीक है ना, और जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो संभाजी के पुत्र थे साहू। अब साहू का कहना है कि मेरे पापा राजा थे तो राजा तो मैं हूँ। तो वहीं जब साहू 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो साहू जो औरंगजेब के कैद से थे वहाँ से छूटते हैं और ये आपके भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आते हैं। और साहू और ये ताराबाई जो थी, ताराबाई जो वास्तविक संरक्षिका बनी थी अपने पुत्र का, मराठा साम्राज्य का, इनके बीच युद्ध होता है और 1707 में, और इस युद्ध का नाम है खेड़ा का युद्ध है। 1707 में युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम है खेड़ा का युद्ध। ये प्रश्न पूछा गया है बिहार दरोगा में, खेड़ा का युद्ध, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें ये साहू विजयी होते हैं, साहू जीत जाते हैं, ताराबाई हार जाती हैं। ठीक है, अब साहू के नेतृत्व में एक नवीन मराठा साम्राज्यवाद का प्रवर्तन होता है और इसके जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे पेशवा लोग होते हैं। पेशवा के पद जो है ये वंशानुगत हो गया और पेशवा से ही आपको बाजीराव याद होंगे।
ठीक है ना। तो चलिए आगे और प्रश्न मिलेंगे, यहाँ पर राइट आंसर ताराबाई हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था? तो ये फाहियान आया था। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होता है तो मैं छोटा सा एक फनी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, चंद्रगुप्त, चंद्रयान, इस तरह से रिलेट करिए। चंद्रगुप्त मतलब चंद्रयान, ठीक है। अभी चंद्रयान लॉन्च वगैरह भी भारत कर रहा है ना, तो चंद्रयान याद रखिएगा। चंद्रगुप्त से क्या याद रखिएगा? चंद्रयान। और यान में क्या आ रहा है? फाहियान आ रहा है, आ रहा है ना, यहाँ देखिए फाहियान, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। चलिए, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। हेन्सवांग आया था हर्षवर्धन के समय में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था। अब अभी मैंने शाहू के बारे में बताया है कि शाहू, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ये संभाजी के पुत्र थे शाहू। 1707 में ये आ जाते हैं निकल करके कैद से, और 1707 में ही खेड़ा का युद्ध होता है ताराबाई और इनके बीच में, ये जीतते हैं। और ये मुअज्जम जो था उसी के समय में आते हैं, मतलब मुअज्जम जो है शाहू को मुक्त किया था। तो यहाँ पर मुअज्जम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुअज्जम हो जाएगा, मुअज्जम। और बहादुर शाह प्रथम का ही नाम है, पूर्व नाम मुअज्जम, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका किसकी रचना है? फटाफट बताइए तो, हिस्टोरिका किसकी रचना है? तो हिस्टोरिका जो है ना, ये रचना किसकी है? तो ये आपकी हेरोडोटस की रचना है। हेरोडोटस की रचना है हिस्टोरिका, ठीक है। हेरोडोटस एक यूनानी रोमन लेखक था, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? अच्छा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, पहले राजधानी हुआ करता था कहाँ पर? पहले राजधानी हुआ करता था आपका कहाँ पर? बता दीजिए फटाफट। ढाका। अच्छा, ढाका से लाया था मुर्शिदाबाद किसने? ये भी प्रश्न बन सकता है। ढाका से मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद से अब मुंगेर। तो सबसे पहले देखिए, ढाका से मुर्शिदाबाद लाया था मुर्शीद कुली खान ने। किसने लाया था? मुर्शीद कुली खान ने। यहाँ मैं लिखता हूँ, मुर्शीद कुली खान ने लाया था। मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान ने लाया था, ठीक है ना। कहाँ से? ढाका से मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से अब बिहार का मुंगेर है, वहाँ पर राजधानी किसने ला दिया? तो वहाँ पर जो है राजधानी किसने ला दिया, बता दीजिए। तो फ्रेंड्स ये मीर कासिम है, ठीक है, मीर कासिम है, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो फ्रेंड्स ये है आपके बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा, ये कभी भी नहीं बने हैं। बाकी सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो बने ही हैं, गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? अलीगढ़ की संधि, यहाँ पर पूछा गया है अलीगढ़ की संधि, बताइए अलीगढ़ की संधि का संबंध। तो देखिए अलीगढ़ की संधि की अगर हम बात करते हैं तो अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है? फटाफट बता दीजिए। तो ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला का मध्य हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलीगढ़ की संधि, अलीगढ़ की संधि किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था अलीगढ़ की संधि। तो आपको ध्यान रखना, अलीगढ़ की संधि किसके मध्य हुआ था, बताइए। तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए, तो ये आपका 1757 में, 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, 1757। ये भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था? बताइए, सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था? बताइए किस मुगल शासक ने अपनाया था सुलह कुल की? फटाफट बताइए। तो देखिए सुलह कुल की नीति जो है ना, ये अकबर ने सभी धर्मों को अच्छी बातें लेने और ग्रहण करने का मार्ग पकड़ाया था, और इसी को सुलह कुल कहा जाता था, अकबर। अच्छा, मंगल पांडे पूछा गया है, इनका संबंध किस इन्फेंट्री से है? मंगल पांडे का संबंध, तो देखिए मंगल पांडे जो है ना, ये आपके याद होंगे, ये 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है। तो यहाँ पर 34वीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए चतुर्थ जो है बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था?
4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, याद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला हुआ था किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के समय में। दूसरा कालाशोक के समय में। तीसरा अशोक के समय में। और चौथा कनिष्क के समय में। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि बताइए। महाराजा धीराज की उपाधि, तो देखिए महाराजा धीराज की उपाधि इसमें से सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए, अच्छा ये गुप्त वंश का अगर पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। चलिए, उसके बाद देखिए नील दर्पण नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो नील दर्पण लिखा है दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र की यह पुस्तक है नील दर्पण, याद रखिएगा। और यह पुस्तक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। दीनबंधु का मूल नाम गंधर्व नारायण था, ये भी ध्यान रखिएगा। दीनबंधु का मूल नाम क्या था? तो गंधर्व नारायण था। अगर ये भी पूछा जाएगा तो आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना, गंधर्व नारायण था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निकोलो कोंटी नामक इतावली यात्री, यानी कि इटली का यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। तो देखिए ये आया था आपके देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में। और यह विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था, देवराय प्रथम के शासनकाल में, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध का नवाब कौन था? तो सिंपल सा बात है, इसी पर इतना मैंने आपको चर्चा करके बताया है। कौन था? तो फ्रेंड्स ये आपका वाजिद अली शाह था। चलिए, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दरभंगा किसान आंदोलन के, तो देखिए दरभंगा में जो किसान आंदोलन हुआ था ना, उसके नेता कौन थे? तो उसके नेता आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये स्वामी विद्यानंद थे, स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन में देखिए विद्यानंद का नाम ही नहीं दिया गया है, तो आपको याद रखना है, दरभंगा में पूछेगा तो स्वामी विद्यानंद थे, ठीक है। दरभंगा में जब पूछेगा तो स्वामी विद्यानंद, ऐसा नहीं सरस्वती सजानंद सरस्वती पर मत लगाइएगा, विद्यानंद थे, इसको ध्यान रख लीजिए आप। चलिए, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑब्वियसली आपको याद होगा फ्रेंड्स, ये 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में पारित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है राजधानी, तो अभी मैंने अंग का राजधानी बताया था, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। काशी की राजधानी कहाँ हो जाएगा बताइए? काशी की राजधानी कहाँ होगा बताइए फटाफट? काशी की राजधानी हो जाएगा आपका वाराणसी, कौशल की राजधानी आपका हो जाएगा श्रावस्ती, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए, सिंह सभा की स्थापना पूछा गया है कि कहाँ हुई थी सिंह सभा की स्थापना? तो देखिए सिंह सभा की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो सिंह सभा की स्थापना कहाँ पर हुआ था? ये सिखों का सुधारवादी संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी अमृतसर पंजाब में 1873 में, ये भी ध्यान रखिएगा, पंजाब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए गायत्री मंत्र यहाँ पर पूछा गया है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है, ये आप बता दीजिए, ठीक है, किस मंडल में है, और इसकी रचना विश्वामित्र ने किया है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना जो है ये आपके विश्वामित्र जी ने किया है, और ये ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लिखित है, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, मुगलों और मेवाड़ों के बीच संधि कब हुई थी? तो देखिए मुगल और मेवाड़ के बीच संधि जो हुई थी ये आपका हुआ था 1615 ईस्वी में, 1615 में हुई थी, चित्तौड़ की संधि हुई थी ये, ठीक है ना। मुगल और मेवाड़ के बीच में जो संधि हुई थी 1615 में, वो चित्तौड़ की संधि हुई थी, चित्तौड़ की। और ये मुगल सम्राट जहांगीर और मेवाड़ के राजा अमर सिंह के बीच हुआ था, याद रखिएगा आप। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा छोटा सा सेशन बट इंपॉर्टेंट सेशन है, और ये कंटिन्यू चलेगा पार्ट वाइज। सेशन को लाइक कर दीजिए और कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा।